नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोजेक्ट एंड केस स्टडी को पढ़ने वाले हैं। 15th मॉड्यूल में कवर करेंगे इसको। सबसे पहले हम पहले पार्ट के ऊपर आते हैं, जो कि है आपका कोलैबोरेशन ऑन रियल वर्ल्ड मटेरियल कंट्रोल प्रोजेक्ट और केस स्टडी। इसके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम केस स्टडी जो है तो बनाएंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट एंड केस स्टडी में हमारे पास आता है कि कोलैबोरेशन ऑन रियल वर्ल्ड मटेरियल कंट्रोल प्रोजेक्ट और केस स्टडी। उसके बाद एनालाइज करेंगे डाटा को, डेवलपिंग रिकमेंडेशंस एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। ओके, फिर पीर इवैल्यूएशन एंड टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क, फिर सिंथेसाइजिंग लर्निंग्स एंड अप्लाइंग देम टू प्रैक्टिकल सिनेरियोस। ओके, एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलैबोरेशन ऑन रियल वर्ल्ड मटेरियल कंट्रोल प्रोजेक्ट और केस स्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम केस स्टडी को कवर करेंगे कि कैसे कैसे जो है तो हम मटेरियल को कंट्रोल जो है वो प्रॉपर तरीके से एक चार्ट के वे में जो है तो बनाते हैं और उसका एक प्रॉपर डाटा जो है हम बनाते हैं। उन सारी चीजों को जो है हम कवर करेंगे इन वेरी फर्स्ट पार्ट। क्लियर? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कोलैबोरेशन ऑन रियल वर्ल्ड मटेरियल कंट्रोल प्रोजेक्ट और केस स्टडी में। तो कोलैबोरेशन ऑन रियल वर्ल्ड मटेरियल कंट्रोल प्रोजेक्ट और केस स्टडी जो है इन मटेरियल मैनेजमेंट, ये इन्वॉल्व करती है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, जो वर्क करते हैं एक साथ में, किसके लिए? इफेक्टिवली मैनेज और कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मटेरियल के लिए। मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो इकट्ठे काम करते हैं उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। और क्या होता है उसमें थ्रू आउट द चेन सप्लाई, जो सप्लाई चेन होती है वो, और विद इन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, विद स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो हम मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। ये कोलैबोरेशन जो होती है वो टिपिकली इंक्लूड करती है आपकी वेरियस डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट के साथ ये क्या करती है, ये कोलैबोरेशन जो है कुछ इंक्लूड करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। लाइक उसमें आता है आपका सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और समटाइम्स कस्टमर भी आते हैं। तो इन सारी चीजों को क्या करना होता है, आपको कंट्रोल करना। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट के इसके की पॉइंट्स, की कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग stakeholders, establishing communication channels, defining objectives, data sharing, joint decision making and continuous improvement। पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। कि आइडेंटिफाई करना है हमारे को, किसको? स्टेक होल्डर्स को। अब सारे स्टेक होल्डर्स को हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि इन्वॉल्व है मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या इंक्लूड करता है आपका? ये इसमें इंक्लूड होते हैं आपके लाइक प्रोक्यूरमेंट टीम्स, इन्वेंट्री मैनेजर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, लॉजिस्टिक टीम्स इसमें आती हैं, प्रोडक्शन मैनेजर इसमें आते हैं, और सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर? ये सारे किसमें आते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स में आते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन चैनल्स। अब हमारे को क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाना है, सेटअप करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, जो किसके लिए इंश्योर करेगा आपको सीमलेस कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन चैनल को बनाना पड़ेगा। और इनके बीच में
इन कोलैबोरेशंस के बीच में, इन कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ रेगुलर मीटिंग्स, या आपके पास होते हैं ईमेल्स, फोन कॉल्स इसमें आते हैं, और द यूज ऑफ कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स में आती हैं, और भी जो भी इसमें इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे को क्या करने हैं साहब, हमारे को डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स, क्लियरली डिफाइन करना है हमारे को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव। इसमें दिस कुड बी रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, जो कि आपके इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, और क्या करता है, इंप्रूविंग इन्वेंट्री टर्नओवर, जो टर्नओवर को क्या करता है, इंप्रूव करता है, मिनिमाइज करता है स्टॉकआउट्स को, ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें किसकी, वेयरहाउस स्पेस यूटिलाइजेशन, और एनहेंसिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी। इन सारी चीजों को, इन ऑब्जेक्टिव्स को हमारे को क्या करना है, डिफाइन करना क्लियरली। हमारे को हर एक ऑब्जेक्टिव का हमारे को पता होना चाहिए। हमारे को टर्नओवर से लेकर, स्टॉकआउट से लेकर, वेयरहाउस के स्पेस से लेकर, सप्लाई चेन एफिशिएंसी से लेकर हर एक चीज को क्या करना है, डिफाइन करना है, और हर एक चीज को कंट्रोल करना है। दैट इज डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम बोलते हैं कि डाटा को शेयर करना है, दैट इज डाटा शेयरिंग। अब कोलैबोरेटिव ऑन, जो कोलैबोरेट करते हैं हम, शेयरिंग रेलेवेंट डाटा, जब कोलैबोरेट करते हैं उसके बाद शेयर करना है डाटा को और इंफॉर्मेशन अमंग स्टेक होल्डर। क्लियर? ये क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं आपके, इसमें इंक्लूड होता है आपका डिमांड की फोरकास्ट, और क्या आता है आपका इन्वेंट्री के लेवल्स, कि क्या क्या इन्वेंट्री का लेवल्स है, लीड टाइम्स इसमें आते हैं, प्रोडक्शन के शेड्यूल्स उसमें आते हैं, एंड क्वालिटी मैट्रिक्स भी इसमें आते हैं। क्लियर? ये सारी चीजों को हमारे को क्या करना है, शेयर आपस इन मैनेजमेंट, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग। ज्वाइंटली डिसीजन लेना है हमारे को, ऐसा नहीं करना है कि एक अकेला बंदा सिंपल वही डिसीजन ले रहा है, हमारे को ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग करनी है। इसमें क्या करना है, एनकरेज करना है ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, वेयर स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूट्स देयर एक्सपर्टीज, जो जहां पे स्टेक होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी एक्सपर्टनेस को, एंड जो इंफॉर्म करते हैं आपके रिलेटेड टू योर डिसीजन टू मटेरियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, जो मटेरियल मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को बताते हैं, वो आपको इंफॉर्म करते हैं, उसके बारे में डिसीजन किस तरीके से लिया जाए उसके बारे में आपको बताते हैं, और प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस को, इन्वेंट्री की पॉलिसीज को, एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? ये सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग। क्लियर? इसके बाद हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब हम करना है, ये सारी चीजें होगी, अब हम क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं इन मटेरियल मैनेजमेंट, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके, स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेशंस करके। अब ये सारी चीजें तो होगी, हमने ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग भी कर दी, लेकिन उसका कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है, उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को लेके हमारे को क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना। एक कल्चर बनाना है जो कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को दर्शाता है, और क्या दिखाता है आपका, सोलिसिटिंग फीडबैक को दिखाता है,
और बताता है आपको स्टेक होल्डर्स एंड एक्टिवली जो सीकिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ऑप्टिमाइज करता है इन मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस। ये सारी चीजें, इन प्रोसीजर्स को आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाना है, वो आता है आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एनालाइजिंग डाटा, डेवलपिंग रिकमेंडेशंस एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स। तो इसके बारे में हम जानते हैं, ये आपका दूसरा पार्ट है जो कि सबसे ज्यादा मेन पार्ट है। तो मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है आपका प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट। इसको याद रखें, मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन और सर्विस ऑपरेशन। जो प्लानिंग है वो आती है इसमें, प्रोक्यूरमेंट आता है, स्टोरेज आता है और कंट्रोल आता है मटेरियल का जो कि यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए और सर्विस ऑपरेशंस के लिए। एनालाइज करते हैं हम डाटा को, डेवलपिंग रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग आर एसेंशियल स्टेप इन ऑप्टिमाइजेशन मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो इन चीजों के बारे में हम बारी बारी करके एग्जाम्पल करके जानते हैं। चलिए सबसे पहला आता है हमारे पास एनालाइजिंग डाटा। सबसे पहले क्या करना है? एनालाइज करना है डाटा। डेटा एनालाइज क्या इन्वॉल्व करता है आपका? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रेलेवेंट डाटा टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स। हमारे को ट्रेंड को भी समझना है, उसमें कलेक्शन को समझना है, उसके डाटा को एनालाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इंटरप्रेटिंग भी करनी है, उसकी इंटरप्रेटिंग भी करनी है। क्लियर? उसके पैटर्न को समझना है, जो ट्रेंड है, जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके पैटर्न्स को समझना है और इनएफिशिएंसीज इन मटेरियल मैनेजमेंट को भी हमारे को एनालाइज करना। ये किस में आता है आपका? एनालाइजिंग डाटा। अच्छा, अब इस डाटा में कुछ और आपकी लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस आती हैं। जो लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन है, जो हम एब्रीवेशन इसमें यूज करते हैं इस डाटा में, उसको मैंने डाला है। तो किस तरीके से एब्रीवेशंस को हम यूज करते हैं जानते हैं। MM, जैसे कि हम लिखा है MM, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट। MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। मैंने ये आपको पहले भी कवर करवाया है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान को। ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्लियर? AUV, एनुअल यूजेज वैल्यू, ये भी मैंने आपको करवाया है। S कर्व, समेशन कर्व, S कर्व, समेशन कर्व। ISO, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, FAR, फ्लोर एरिया रेशो। जब हम फ्लोर एरिया रेशो की बात करते हैं तो बात करते हैं कि फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है। फ्लोर एरिया रेशो की अगर बात करें तो इसके ये एक रेशो है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है। तो दोस्तों अगर फ्लोर एरिया रेशो की बात करें, फ्लोर एरिया रेशो होता है आपका टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ किसका? बिल्डिंग का। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। कौन सा एरिया? प्लॉट एरिया। टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। आपके पास कोई एक मैप दिया होगा, आपके पास कोई ड्राइंग दी होगी, उससे आप टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जो बिल्डिंग का प्लॉट एरिया होगा।
क्लियर? वो आ जाएगी आपकी फ्लोर एरिया रेशो। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा हम फ्लोर एरिया रेशो का यूज करते हैं। सैप, सैप मैंने आपको बताया है कि सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। क्लियर? चलिए, WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बिल ऑफ क्वांटिटीज BOQ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें ये सारी चीजें हमारे को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद भी रखें और इन सारी चीजों को डेली प्रैक्टिस में भी लेके, जैसे कि WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, क्लियर? BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी, BCWP बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, इसकी हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क की आपको जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट वेरिएंस की आपको जरूरत पड़ेगी, CPI की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, RMC ये आपके डेली प्रैक्टिस में रहेगा, TMT भी रहेगा, क्वालिटी एश्योरेंस, RFID, MIS। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारे पास जरूरी है, बिल ऑफ क्वांटिटीज के बारे में हमने क्लियरली पढ़ा है, क्या होती है बिल ऑफ क्वांटिटीज। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी पता है आपको। बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, जो बजटेड कॉस्ट होगी, जो आपके प्रोजेक्ट की बजटेड कॉस्ट जो होगी वो आएगी आपकी बजटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस। उस वर्क परफॉर्मेंस का एक बजटेड कॉस्ट होगा जो कि बजट में दर्शाया गया होगा, वो क्या होगा आपका बजटेड कॉस्ट। ACWP क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल में जो कॉस्ट लगेगा आपके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, वो क्या आएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस। और कॉस्ट का वेरिएंस, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट वेरिएंस। आगे चल के इनके फॉर्मूलाज भी हम पढ़ेंगे। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, RMC जरूरी है आपको जानना। RMC क्या होता है? RMC क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो आपके गाड़ियां जो हैं तो आती हैं किसके ऊपर? जैसे कि कंक्रीट भर के जो गाड़ियां आती हैं वो क्या है आपकी रेडी मिक्स में भर के आती है। रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? एक ट्रक होता है, उस ट्रक में क्या होता है, आपने पीछे एक वो ड्रम सा लगा होता है उसमें, जिसको हम रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं। RMC की आपने गाड़ियां देखी होंगी, RMC उसके ऊपर लिखा होता है, दैट इज रेडी मिक्स कंक्रीट। जो पहले से ऑलरेडी तैयार होके जो प्लांट से जो मटेरियल आपके पास कंक्रीट के रूप में जो आता है उसे हम कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। पहले से ही मिक्सअप होके रेडी होके आपके साइट के ऊपर जो आता है उसे क्या कहते हैं? रेडी मिक्स कंक्रीट। RMC की गाड़ियां जो हैं वो आती हैं क्यूबिक मीटर में, इनकी कैपेसिटीज होती हैं वो आती। TMT क्या होता है आपका? थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट। लाइक जैसे कि आपके TMT बार्स होते हैं जो आप रिइंफोर्समेंट के लिए यूज करते हैं। लाइक उसके ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि 415 उसका ग्रेड होता है, ठीक है, FE 415 जिसको कहते हैं, ठीक है, FE 415 और FE 500, ठीक है, FE 415 FE 500। अब तो और भी आने लग पड़े हैं आपके साइट के ऊपर, आप देखेंगे TMT के बार्स जो हैं उनके और भी ग्रेड्स जो हैं आगे के 550 से लेकर और भी ग्रेड्स इसके आने लग पड़े, ठीक है। अभी अगर बात करें TMT की, तो TMT क्या है? थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट है, जो कि थर्मोमैकेनिकली ट्रीट किया जाता है आपके बार को। लाइक जैसे कि इसके बीच में, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपके माइल्ड स्टील की जो बार होती हैं जो कि 250
Fe की होती है, 250 क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्लियर है। ग्रेड है ये 250 का, Fe250 का, जिसको माइल्ड स्टील में हम यूज करते हैं। तो Fe250 आपका माइल्ड स्टील का बार होता है, जो कि थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड नहीं होता। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार, जो ये जो बार होता है Fe250 का, ये कैसा होता है, प्लेन होता है। लेकिन जो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड जो बार होगा वो आपका कुछ ऐसे ऐसे थ्रेड्स इसमें होंगे, किसमें, लाइक जो आपका 415 और 500 का TMT का बार जो होगा, क्लियर। क्वालिटी एश्योरेंस क्या आपको पढ़ा है आपने, और RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसके बारे में आपने पढ़ा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके बारे में आपने पढ़ा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या दर्शाते हैं हमारे को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। क्या है इसका मेन पर्पस, कि भैया कॉस्ट को क्या करना है, हमारे को रिड्यूस करना है। और इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम एक्सटेंडेड सच एज उसमें आते हैं, जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मोर कॉम्पिटिटिव होते हैं और जो इंक्रीज करते हैं आपके प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा तभी तो हमारे को प्रॉफिट होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। और कॉम्पिटिटिव्स को, जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हमारे पास कॉम्पिटिटिव्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ भी तो हमारे को कंपेयर करना है, हमारे को कम कॉस्ट में सारी चीजों को करके देना है, और हमारे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना है, हमारे को अच्छा कंट्रोल करके रखना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं तो वो नीचे दर्शाए गए हैं, आपको इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, टू इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन और ऑपरेशन बाय स्टडी फ्लो ऑफ द मटेरियल। क्या इंश्योर करता है आपका, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन और ऑपरेशन बाय स्टडी फ्लो ऑफ अ मटेरियल, कि मटेरियल का जो फ्लो है वो क्या रहना चाहिए, अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए उसमें, उसके ऑपरेशंस में कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें राइट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो है वो जरूरी है। एट एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट, जो एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट में, किसके लिए, प्रॉपर प्लेस के लिए और राइट टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, किसके लिए, टू रिमूव द एक्सपेंडिचर ऑन द मटेरियल, जो कि उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए, और उसकी एक तो आपको क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, कॉस्ट को भी कम करना है, और सही प्लेस के ऊपर सही क्वालिटी का मटेरियल जो है आपको पहुंचाना है। तो ये आता है आपका किसमें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल। अच्छा, बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक इकोनॉमी इज टू बी अचीव। इकोनॉमी को अचीव करना है हमारे को बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज कर, क्लियर, नई नई टेक्नोलॉजीज का, नई नई चीजों का यूज करके हमारे को क्या करना है, इकोनॉमी को अचीव करना है। स्पीडी करना है हमारे को डिस्पोजल ऑफ मटेरियल विच आर नो मोर रिक्वायर्ड, जो कि हमारे को रिक्वायर्ड नहीं, उसका क्या करना है, स्पीडी डिस्पोजल करना है, उसको डिस्पोज करना। एंड रिडक्शन इन कैपिटल थ्रू साइंटिफिक इन्वेंटरी कंट्रोल, क्लियर। चलिए अब इसमें क्या आता है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में आता है आपका, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, सबसे पहले हमारे को करना है मटेरियल रिक्वायरमेंट जनरेटेड फ्रॉम साइट। सबसे पहले क्या हुआ कि मटेरियल को हमने क्या किया, साइट से क्या किया, जनरेट किया, क्लियर। फिर मटेरियल को
ऑर्डर किया कहां पे, साइट को। फिर मटेरियल इंडेंट इज जनरेटेड, मटेरियल का इंडेंट बनाना हमने शुरू किया। फिर मटेरियल की अवेलेबिलिटी इज चेक्ड एट स्टोर, फिर उसको स्टोर में भी चेक किया गया, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक किया गया, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कितनी जरूरत है उसकी। मटेरियल के स्टॉक को भी चेक हमने करना है किसमें, स्टोर। क्लियर, कितना हमारे पास अवेलेबल है और कितना हमारे पास स्टॉक में पड़ा है। क्लियर, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, वेंडर इज चेक्ड फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट से हमारे को क्या करना है, वेंडर को चेक करना है कि कौन सा वेंडर जो है हमारे को सही रहता है, कौन सा वेंडर हमारे लिए फिट बैठा। क्लियर, अब मटेरियल को इंस्पेक्ट करना है फ्रॉम द रिसीविंग स्टॉक। जब मटेरियल हमारी साइड के ऊपर पहुंच गया, हमने रिसीव किया, तो उसको भी इंस्पेक्ट करना है। ईच एंड एवरी वन क्वांटिटी को हमने क्या करना है, काउंट भी करना है, इंस्पेक्ट करना है उसको। हर एक चीज को हमारे को क्या करना है, समझना, हर एक चीज को रिकॉर्ड करना है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमारे को तैयार करना है कि इतनी नंबर ऑफ आपकी क्वांटिटीज आई हैं और इतनी हमने रिसीव करी हैं, इतनी रिजेक्टेड हैं। ठीक है, अगर रिजेक्टेड हैं तो क्यों है, रीजन, अगर एक्सेप्टेड हैं तो रिसीविंग देनी। क्लियर, रिजेक्शन ऑफ अनएक्सेप्टेबल स्टॉक, अनएक्सेप्टेबल स्टॉक की रिजेक्शन, और इशू ऑफ मटेरियल टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, इशू करना है मटेरियल को सिर्फ किसी को, किसको, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट। क्लियर, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मटेरियल का क्लासिफिकेशन। अब मटेरियल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, कंज्यूमेबल मटेरियल बीइंग फॉलोड इन द साइट हैज बीन गिवन इन द एनेक्चर बी। ओके, the consumable material is generated, material in general is classified as A class। जो A class का जो मटेरियल होगा वो क्या है, हाई कॉस्ट एंड हाई यूजेज, उसका हाई यूज होगा और उसका कॉस्ट भी क्या रहेगा, हाई यूजेज, दैट इज HH, हाई कॉस्ट एंड हाई यूजेज। CU, हाई कॉस्ट हाई यूजेज। और B में क्या आता है आपका, हाई कॉस्ट मीडियम यूजेज, इसमें HC और MU। ठीक है, अच्छा, आपको अगर इसको याद रखना है तो आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि C क्लास मीडियम कॉस्ट एंड लो यूजेज, वो आता है MC LU के। तो इसको इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं इसको हमला, हमला से आपको याद आएगा कि हमला क्या होता है, HUMLA, हमला। या HML से आप याद कर सकते हैं, जिसमें A क्लास, B क्लास और C क्लास का क्या आता है, यूजेज आता है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो HM से आप याद कर सकते हैं। कॉस्ट हमेशा ये कॉस्ट के लिए है, A क्लास, B क्लास और C क्लास। ठीक है, हाई कॉस्ट रहेगी A में, A क्लास में, B क्लास में भी हाई कॉस्ट रहेगी और C क्लास में मीडियम कॉस्ट। अच्छा,
यूजेज की बात करें तो ए क्लास में हाई यूजेज होगा और बी क्लास में मीडियम यूजेज होगा और सी क्लास में लो यूजेज होगा। क्लियर? HML और HHM से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है? कैसे? ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको HML और HHM। ये कॉस्ट है आपका, ये कॉस्ट है आपका और ये क्या है आपका? यूजेज। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मटेरियल क्लासिफिकेशंस के बाद हमने मटेरियल के केस स्टडी को हमने जांचना शुरू करा है कि किस तरीके से हम मटेरियल को जो है तो हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान एंड एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोशन चार्ट। क्लियर? इसमें जैसे कि आपके पास क्या क्या मटेरियल है? स्टील है आपके पास, कॉन्क्रीट है, कौन से ग्रेड का? M20 ग्रेड का। स्टील कौन सा है? MT का और 8 mm का बार का। क्लियर? ठीक है। तो अब विट्रीफाइड टाइल्स आती हैं आपके पास। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी लिखी है टन में। ठीक है, और ये किस में लिखी है? ग्रेड में, M मीटर क्यूब में। क्लियर? अच्छा, ये विट्रीफाइड टाइल्स को स्क्वायर मीटर में लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखें। ये क्या है आपके? आपकी यूनिट्स हैं जो कि हम यूज करेंगे किसमें? जब हम चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। लाइक जैसे कि कंक्रीट को हमारे को रिकॉर्ड करना है तो उसकी क्वांटिटी को हम किस तरीके से दर्शाएंगे? उसकी क्वांटिटी को दर्शाएंगे हम मीटर क्यूब से। ठीक है, और स्टील को अगर दर्शाएंगे तो किस में दर्शाएंगे? वेट में दर्शाते हैं तो टन में दर्शाएंगे, क्विंटल में दर्शाएंगे। उस तरीके से हम दर्शाते हैं, उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मंथ है, हर एक मंथ के अकॉर्डिंगली हम, जैसे कि हम 15th ऑफ एवरी मंथ को जो है क्या कर रहे हैं, हम डेटा को निकाल रहे हैं, उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं जो हमारे पास रिकॉर्ड है। क्लियर? ये विट्रीफाइड टाइल जो है इसका साइज दिया गया है 600 mm बाई 600 mm का, जिसको जो कि पॉलिश्ड। क्लियर? तो उसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में कुछ इस तरीके से आ रही है। जनवरी 15 में 8 mm का जो स्टील है उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है आपके पास? 37.1। M20 ग्रेड की कितनी आ रही है आपके पास? आ रही है मीटर क्यूब में 954.7। अच्छा, जनवरी तक जो है आपके पास इतना क्यूबिक मीटर आया और स्टील का इतना यूज करा आपने, विट्रीफाइड टाइल्स का आपने इतना यूज करा। लेकिन फरवरी 15 में आपने क्या किया? आपने ज्यादा काम किया। देखिए इसमें स्टील जो है तो आपके पास कितना आ रहा है? 41.2। और M20 ग्रेड का कंक्रीट कितना यूज किया? 1102.4 क्यूबिक मीटर। क्लियर? और आपने टाइल्स का भी ज्यादा यूज करा। ठीक है, वैसे ही मार्च 15 की अगर बात करेंगे तो उसमें कम यूज हुआ स्टील का आपका, और कंक्रीट का भी कम यूज हुआ, टाइलें भी कम आई। क्लियर? अगर अप्रैल 15 की बात करें तो फिर से हमने क्या किया? अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा फास्ट किया, रैपिड किया। वैसे ही कंक्रीट में भी हमने ज्यादा काम किया, और अगर बात करें टाइल्स की तो टाइल्स की रिक्वायरमेंट हमारे को कम है। मई 15 की बात करें तो उसमें 8 mm का जो स्टील था उसका यूजेज हमने ज्यादा किया, 41.2 किया। और M20 ग्रेड का
हमने थोड़ा सा ज्यादा यूज किया, ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई M20 ग्रेड की। देखिए ये दोनों चीजें एक दूसरे के सिमिलर नहीं है। ये आरसीसी का जब भी आप कंक्रीट और स्टील दोनों को यूज करते हैं तो हम बात कर रहे हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। तो ये डाटा किसका है? आरसीसी स्ट्रक्चर का डाटा है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से आपकी स्टडी बनाएंगे, ठीक है। मेथडोलॉजी जो है एडॉप्ट करते हैं हम, उसमें क्या है? द क्लास ए मटेरियल आइटम यूज्ड इन द प्रोजेक्ट प्लान पीरियड इज कंसीडर्ड फ्रॉम द मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम ए बी सी एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस को अगर हमारे को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बजटेड कॉस्ट वर्क परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्मेंस। क्लियर? क्या है? BCWP माइनस ACWP। इनको फॉर्मूलाज को आप लिख लें। ये कॉस्ट का वेरिएंस है जो उसमें वेरिएंस आ रहा है। बजटेड कॉस्ट में से अगर आप एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, या मतलब आपने उस बजट में जो बजटेड कॉस्ट है, उस बजटेड कॉस्ट के अकॉर्डिंगली आपने ज्यादा पैसा लगाया है या आपने कम पैसा लगाया, प्रॉफिट या लॉस की इसमें वेरिएंस में हमारे को पता लग जाता है। क्लियर? या जो बजट के अकॉर्डिंगली है, जो बजट बनाया गया था, एस्टिमेट जो बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने चीजों के ऊपर कितना कंट्रोल किया है, उसके वेरिएंस को हम समझ। क्लियर है? वो इंडिकेटर्स हमारा बन जाता है। जैसे कि कॉस्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स निकालते हैं हम, तो हम क्या करते हैं? बजटेड कॉस्ट जो होती है उसको डिवाइड कर देते हैं आपके किससे? एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हम कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालते हैं और कॉस्ट का वेरिएंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं RCC स्ट्रक्चर। RCC स्ट्रक्चर में हमने एनालिसिस किया है, जिसमें रेडी मिक्स कंक्रीट के M20 ग्रेड को हमने साइट के ऊपर मंगवाया था। तो जनवरी 15 में जो बजटेड कॉस्ट था वो कितना आया? वो ये आया, ठीक है, जो हम पहले पीछे किए थे। देखिए ये जनवरी 15 में M20 ग्रेड का ये था आपका क्यूबिक मीटर क्वांटिटी। क्लियर? तो बजटेड कॉस्ट उसमें क्या आया? सारी चीजों को लेके उसका बजटेड कॉस्ट हमारा ये रहा और एक्चुअल कॉस्ट हमारा ये रहा। अब हमारे को कॉस्ट का वेरिएंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस बजटेड कॉस्ट में से, इस 1 नंबर कॉलम में से 2 नंबर कॉलम को माइनस करेंगे। वो क्या आ जाएगा आपका? बजटेड वर्क परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्मेंस। वो क्या निकल के आएगा? आपका कॉस्ट का वेरिएंस, के कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस आया। ठीक है। अब कॉस्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स अगर हमारे को देखना है तो इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे? तो बजटेड कॉस्ट ये डिवाइडेड बाई फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाई सेकंड कॉलम, ये हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाएगा, जो कि इंडिकेट करेगा आपकी परफॉर्मेंस। उस इंडेक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो किस हिसाब से चल रहा है। वैसे ही फरवरी 15 में भी आपने इस तरीके से आपका ये कॉस्ट रहा। थर्ड मंथ में मार्च में कुछ इस तरीके से रहा। ठीक है। इस कॉस्ट को एनालाइज, इस सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है इसमें? ये कॉस्ट वेरिएंस। हम इन सारी चीजों को क्यों निकाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे को कॉस्ट का
वेरिएंस निकालना है, हमारे को पता करना है भैया के कॉस्ट में क्या चल रहा है, जो बजटेड कॉस्ट है उससे बाहर तो नहीं चल रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने एनालिसिस किया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात थी किसकी? आरएमसी। अब बात करते हैं रीबार स्टील टीएमटी 8 mm, 8 mm की, और ये कौन सा है? FE 500। FE 500 का ये बार है आपका, जो टीएमटी बार है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। क्लियर? चलिए, तो इसमें क्या हुआ, जो बजटेड कॉस्ट रही आपकी जनवरी में ये थी, और एक्चुअल कॉस्ट उसमें ये थी। इससे क्या निकल के आ जाता है आपका? कॉस्ट का वेरिएंस निकल के आता है। कुछ इस तरीके से मैंने वेरिएंस निकाला है। ये जनवरी मंथ का है, ये फरवरी मंथ का है, ये आपका मार्च का है, ये अप्रैल का है, और ये है आपका। ठीक है, तो अगर कॉस्ट की बात करें हम, तो यहां पर हमारे को जो कॉस्ट का जो डिफरेंस है बजटेड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से। मतलब क्या है, हमने क्या किया है, जो बजटेड कॉस्ट जो है वो हमारी ज्यादा थी और एक्चुअल में कॉस्ट हमारी कम लगी, ये दर्शा रहा है यहां। तो ये सारा क्या है अपना? प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट इन रुपीज। क्लियर? बजट हमने इतने का सोचा था, लेकिन एक्चुअल में हमने इतनी कॉस्ट लगाई है। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सर रीइंफोर्समेंट तो वही रहेगी। आप पूछेंगे मेरे से क्वेश्चन कि सर रीइंफोर्समेंट तो वही रहेगी, आप उसकी कॉस्ट में कैसे एक्चुअल कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? तो उसमें भैया बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक आपने जो लेबर रखी है, वो लेबर किस तरीके से सरिया को टाई करती है, बांधती है, किस तरीके से एम्बेड करती है उसमें। तो इन सारी चीजों का फैक्टर्स जो हैं उसके सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो सरिया आप साइड के ऊपर मंगवा रहे हैं उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, ये भी एक्सपीरियंस की एक बात। कटिंग्स आप देखना, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं साइड के ऊपर जाके देखोगे तो बहुत कम कटिंग होती है सरिये की। वेस्ट जो है तो बहुत कम करते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है। जो कि कटिंग उनके पास बार होती हैं, उनका भी यूज वो कहीं जाके कर लेते हैं। जैसे कि रिंग्स बनाने हैं, स्टीरप्स, रिंग्स मतलब स्टीरप्स बनाने हैं, या छोटे छोटे आपको लिंटल्स बनाने हैं, उन सारी चीजों में भी उनका यूज कर दिया जाता है। तो ये एक इफेक्टिव कॉस्ट के तरीके से वो चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने ये एनालाइज किया और उसके परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया है। ये आपकी केस स्टडी। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये विट्रीफाइड टाइल्स का बनाया है, इसमें भी हमने क्या निकाला है? कॉस्ट वेरिएंस को निकाला है। आप इस वीडियो को होल्ड करके इसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस निकल के जो आ रहा है। क्लियर? और इसमें क्या है, हम परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम जान रहे हैं। ये डिफरेंट मंथ की आपके, ये मई तक जो है हमारा डाटा है, मई तक का डाटा को हमने एनालाइज किया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कि जो वेरिएशन आती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट में, मटेरियल एट साइट, वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सॉरी, अब उसमें क्या क्या चीजें जो हैं तो आती हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिश बोन डायग्राम बनाते हैं। अब फिश बोन डायग्राम जो होता है उसमें किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं आपकी? ये है वेरिएशन इन प्लांट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एट अ साइट। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात आती है आपकी मटेरियल के स्टोरेज की। तो मटेरियल के स्टोरेज से
जो मटेरियल गया आपका आगे, उसमें बीच में क्या है, थेफ्ट होने की, चोरी होने के चांसेस हैं। मटेरियल के लॉजिस्टिक के हैं, स्टोरेज का कंसंट्रेट है, या इसमें आता है आपका जैसे कि मटेरियल की प्लानिंग करते हैं आपको, तो नॉन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस इसमें आती हैं, इंक्रीज इन डिमांड आती हैं इसमें। ये सारे इसमें क्या है, वेरिएशंस हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं। जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, यहां से मटेरियल निकला, यहां से मटेरियल निकला, और यहां पे मटेरियल जब पहुंचना था, आपके साइट तक पहुंचना था, तो उसमें क्या क्या आ रहा है, इंक्रीज इन डिमांड हो गया, जिसकी वजह से मटेरियल की प्रोडक्शन कम होगी, उसकी प्लानिंग कम होगी। नॉन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन उसमें आ गई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ गई, वेंडर की इवेल्युएशन क्राइटेरिया, ये सारी चीजें इसमें आती। तो फिशबॉन डायग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों के, इन वेरिएशंस का जो है हम पता। जैसे मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट है, तो उसमें क्या क्या आता है आपका, डैमेज लॉस आइटम आता है आपका, क्योंकि प्रोक्यूरमेंट खरीद करते टाइम हमारे को डैमेज भी होगा, लॉस भी होगा आइटम का। और सिलेक्शन एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मटेरियल आता है उसमें, क्वालिटी एश्योरेंस आता है उसमें, मटेरियल का डिलीवरी आता है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, फिशबॉन डायग्राम में आती है। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते। अच्छा, डेवलपिंग रिकमेंडेशन। अब डेवलपिंग रिकमेंडेशन की अगर बात करें, बेस्ड ऑन द इनसाइट गेन फ्रॉम डाटा एनालिसिस, रिकमेंडेशन आर फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस आइडेंटिफाई इशू एंड इंप्रूव मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेसेस। अच्छा, फॉर इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, जैसे कि रिकमेंडेशंस के लिए हम ZIT का यूज करते हैं, जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं। जस्ट इन टाइम क्या है, इससे हम क्या करते हैं, मटेरियल को तभी मंगाते हैं जब हमारे को मटेरियल की जरूरत रहती है। ये इंप्रूव करता है आपके कैश फ्लो को, मिनिमाइज करता है एक्सेस इन्वेंट्री को, और क्या करता है आपका हाई कैरिंग कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये आता है आपका डेवलपिंग रिकमेंडेशन। अच्छा, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग। अच्छा, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ डाटा एनालिसिस, जो कि डाटा एनालिसिस का कम्युनिकेशन है वो, एंड प्रॉपर रिकमेंडेशन टू द स्टेक होल्डर्स, जो रिकमेंडेशन स्टेक होल्डर्स के लिए रहती हैं। सच एज उसमें क्या क्या आती हैं, उसमें आती हैं सीनियर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टीम्स आती हैं उसमें, और ऑपरेशन पर्सन्स आते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छा, इसमें विजुअल एड सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स आते हैं, इसमें टेबल्स आते हैं, जो कि यूज होते हैं आपके फाइंडिंग द ट्रेंड इफेक्टिवली। क्लियर? और जो प्रेजेंटेशन है वो होनी चाहिए आपकी हाईलाइट, किसके लिए, रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन उसके पीछे रहती है उसके लिए, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल बेनिफिट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। क्लियर? ये आता है आपका प्रेजेंटिंग फाइंडिंग। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पीर इवेल्युएशन एंड टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क की। अच्छा, पीर इवेल्युएशन और टीम बेस्ड जो प्रोजेक्ट जो वर्क होता है, इसमें मटेरियल में, ये मटेरियल मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल अदा करता है। इससे कोलैबोरेटिव इफेक्ट विद द सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट को जो है हम कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। अच्छा, मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व क्या करता है आपका, प्लानिंग को, और क्या करता है, सोर्सिंग को, और प्रोक्यूरमेंट को, स्टोरेज को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल को, जो कि नेसेसरी है आपका प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी। क्लियर? चलिए, पीर इवैल्यूएशन। अब पीर इवैल्यूएशन क्या होता है? पीर इवैल्यूएशन होता है एक असेसमेंट जो कि कंडक्ट करता है बाय टीम मेंबर्स। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? टीम मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, दूसरे की परफॉर्मेंस को जानने के लिए,
कंट्रीब्यूशंस को जानने के लिए, एक दूसरे की कंट्रीब्यूशंस को जानने के लिए और बिहेवियर को जानने के लिए विद इन अ टीम प्रोजेक्ट, वो क्या होता है आपका पीर इवेल्युएशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। पीर इवेल्युएशन में अब हम पढ़ते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। पीर इवेल्युएशन में कुछ आती हैं चीजें जैसे कि फीडबैक मैकेनिज्म आता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट आता है, टीम कोहेजन आता है और आइडेंटिफाइंग इश्यूज आते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक दूसरे को फीडबैक देना, एक दूसरे के बारे में बताना, या वो क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं टीम मेंबर्स को अबाउट देयर स्ट्रेंथ, एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इन हैंडलिंग मटेरियल रिलेटेड टास्क। मटेरियल से रिलेटेड टास्क के बारे में वो क्या करते हैं, वो फीडबैक देते हैं, स्ट्रेंथ को लेकर देते हैं और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को लेकर देते हैं। वो क्या है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में पीर इवैल्यूएशंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गॉज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को, जो टीम के ओवरऑल सक्सेस और मैनेजिंग मटेरियल इफेक्टिवली को दर्शाते हैं, उसके परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। क्या मतलब है इसका कि पीर इवैल्यूएशंस हेल्प गॉज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू द टीम्स ओवरऑल सक्सेस इन मैनेजिंग मटेरियल इफेक्टिवली। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं कि टीम का कोहेजन। टीम का कोहेजन का मतलब क्या होता है कि टीम को कोहेसिव वे में रखना, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव वे में रखना, वो आता है आपका टीम कोहेजन। इसमें क्या होता है आपका अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स आता है, और हर एक मेंबर का अंडरस्टैंडिंग आता है, दियर उसके रोल आते हैं और अचीविंग्स आती हैं, उसकी शेयर्ड गोल्स उसमें सारे आते हैं। किसमें आती हैं? टीम की कोहेजन। चलिए आइडेंटिफाइंग इशू। आइडेंटिफाइंग इशू में क्या होता है कि इश्यूज जो होते हैं उनको रिजॉल्व भी तो करना है। अगर रिजॉल्व करना है तो उससे पहले उनको जानना भी तो जरूरी रहता है ना, कि अगर हैं इश्यूज हैं तो वो क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो क्या आता है आपके पास? आइडेंटिफाइंग इशू। पीर इवैल्यूएशन कैन पीर इवैल्यूएशन कैन अनकवर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। किसको? कॉन्फ्लिक्ट्स को वो अनकवर करते हैं, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स को करते हैं, और स्किल गैप विद इन द टीम, अलाउइंग फॉर टाइमली इंटरवेंशन एंड रेजोल्यूशन। ये सारा किस में आता है आपका? आइडेंटिफाइंग इशू। चलिए अब टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क में चलते हैं। टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क की अगर बात करें तो टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क जो है वो इन्वॉल्व करता है आपका इंडिविजुअल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड एक्सपर्टीज वर्किंग कोलैबोरेटिवली टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव रिलेट्स टू मटेरियल मैनेजमेंट। अच्छा, टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसमें आपको क्या करना होता है? एक्सपर्टीज और स्किल्स, और आपको क्या करना है? कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को, किसके लिए? मटेरियल मैनेजमेंट के लिए टीम बन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। वो आता है आपका टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क, जहां पे मतलब आपका काम एक बंदे के साथ नहीं हो सकता, उसमें आपको टीम की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क में जैसे कि आता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर, सिनर्जी, रिस्क मिटिगेशन, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, टीम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क में डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आपको राइट मैन एट राइट पोजीशन करना है, तो आपको लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बात बता दूं, जैसे हम साइट के ऊपर जब जाते हैं
बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन जो साइट होती हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली उनको जो है तो डिवाइड किया जाता है काम के। क्यों? क्योंकि आपको राइट मैन एट राइट पोजीशन लेके जाना है। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपने देखा होगा कई बार जाके, कभी देखना जब आप साइट के ऊपर विजिट करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है कि मॉर्निंग में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, उनको बांटना। क्लियर? रात को ही, मतलब शाम को ही जब हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है तो उसका प्रोग्राम जो है, मतलब जब डे एंड होता है तो उसके बाद उसका प्रोग्राम बनता है नेक्स्ट डे का, कि अगले दिन हम क्या करने वाले हैं, अगले दिन का गोल क्या है, कहां कहां पे काम करना है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सिनर्जी। सिनर्जी की अगर बात करें तो कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स, जो कि फैसिलिटेट करते हैं आपके एक्सचेंज ऑफ आइडिया, नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड इंप्रूव्ड प्रोसेस इन द मटेरियल मैनेजमेंट। ये किस में आता है? आपका सिनर्जी में आता है। चलिए, रिस्क मिटिगेशन में क्या आता है? बाय पूलिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, टीम्स कैन बेटर anticipated and address challenges such as supply chain disruption and quality issues और cost overruns। तो ये रिस्क का मिटिगेशन करना भी हमारे लिए जरूरी होता है। ये टीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसमें हम अकेले चीजों को नहीं कर सकते, रिस्क को कम नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे को क्या चाहिए? बेटर एंटीसिपेट चाहिए। और क्या चाहिए हमारे को? चेन डिसरप्शन, सप्लाई चेन डिसरप्शन के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, उनको जो है तो हमारे को समझना होता है, क्वालिटीज इशू को समझना पड़ता है, कॉस्ट के ओवरबर्डन्स को, ओवररन्स को हमारे को समझना होता है। वो आता है आपका रिस्क मिटिगेशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो रोल्स हैं वो सारी चीजें किसमें आती हैं? रिस्क मिटिगेशन में आती है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो टीम बेस्ड जो प्रोजेक्ट होता है आपका, वो दैट इज टीम बेस्ड प्रोजेक्ट फॉस्टर एक कोलेक्टिव सेंस ऑफ ओनरशिप, मतलब कोलेक्टिव जो सेंस होती है किसकी? ओनरशिप की, एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट आउटकम। जो अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी किसके लिए? प्रोजेक्ट की आउटकम्स के लिए, और मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए जो है वो एक्सीलेंस जो होती है वो किस में आती है? आपकी अकाउंटेबिलिटी में आती है। चलिए, अब लास्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं, दैट इज सिंथेसाइजिंग लर्निंग एंड अप्लाइंग देम टू प्रैक्टिकल सिनेरियो। अच्छा, सिंथेसाइजिंग लर्निंग एंड अप्लाइंग देम टू प्रैक्टिकल सिनेरियो इन मटेरियल मैनेजमेंट, ये इन्वॉल्व क्या करता है आपका? थियोरेटिकल नॉलेज और विद रियल वर्ल्ड सिचुएशंस टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी किसमें आती हैं? इसमें लर्निंग एंड अप्लाइंग देम टू प्रैक्टिकल सिनेरियो। मतलब जो हमने किया उससे सीखा और हमने क्या किया? उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके आए। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे। अच्छा, कीपिंग इन्वेंट्री लेवल बैलेंस टू प्रिवेंट स्टॉक आउट और एक्सेस इन्वेंट्री, ये किस में आता है? आपका इन्वेंट्री के ऑप्टिमाइजेशन में। स्टॉक आउट को समझना, एक्सेस इन्वेंट्री को हमारे को समझना, ये सारी चीजें हमने किस में की? मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में हमने हर एक प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए करें।
ये सिनेरियोज हैं उसके, जैसे कि इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, जो केस स्टडी मैंने आपको पहले पढ़ाई, उन सारी चीज़ों में वो उन सब की कलेक्टिव एक डाटा है जो हमारे को बाद में तैयार करना है। क्लियर? उसके बाद सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर के साथ जो है आपको प्रॉपर मैनेज्ड रिलेशनशिप तैयार करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने हैं, और जो कि आपको टाइम के अकॉर्डिंगली जो है डिलीवरी देता रहे और हाई क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपको मिले। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए? सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट चाहिए। अच्छा, लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उसमें हमारे को मिनिमाइज करना है वेस्ट को और ऑप्टिमाइज करना है प्रोसेस टू इंप्रूव एफिशिएंसी। तो आता है आपका लीन मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिमांड फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं? यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड मार्केट ट्रेंड हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं हम किसको? फ्यूचर डिमांड को। किसके लिए? मटेरियल्स के। मटेरियल की फ्यूचर डिमांड को हम प्रिडिक्ट करते हैं किससे? डिमांड फोरकास्टिंग से, बाय यूजिंग दियर हिस्टोरिकल डाटा। क्लियर? चलिए, कॉस्ट का मैनेजमेंट करना है, फाइंडिंग वे टू रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी और एफिशिएंसी। बिना क्वालिटी और एफिशिएंसी को सेक्रीफाइस किए, उसका बलिदान दिए, हमारे को क्या करना है? कॉस्ट को कम करना है। ठीक है? चलिए, अच्छा, नाउ लेट अस अप्लाई दीज लर्निंग टू द प्रैक्टिकल। अच्छा, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके जानी है। द डिमांड फॉर योर कंपनीज लेटेस्ट गैजेट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। आपके जो कंपनी में जो गैजेट्स हैं उसकी डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ रही है। एंड यू नीड टू इंश्योर दैट यू हैव एन एडिकेट सप्लाई ऑफ मटेरियल टू मीट दिस डिमांड व्हाइल कीपिंग कॉस्ट अंडर कंट्रोल। और भैया आपको क्या करना है? इसको कॉस्ट को अंडर कंट्रोल करना है। तो कुछ मतलब इसके लिए आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके जाना है। अब आप देखेंगे कि डिमांड ऑफ द कंपनीज लेटेस्ट गैजेट जो है वो बढ़ रही है। अब आप क्या करेंगे? जो आपके पास जो पुराने जो आपके पास गैजेट्स हैं उनकी आप कॉस्ट को थोड़ा कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनको भी तो स्टॉक आउट करना पड़ेगा, उनको भी तो निकालना पड़ेगा, पहले उनको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप कुछ प्लानिंग करेंगे, उसके लिए कुछ मीटिंग्स डिसाइड करेंगे कि हम जो पुराने जो आपके पास जो पड़े हैं, आपके गैजेट्स पड़े हैं, उनका हम रेट थोड़ा कम कर दें, जिसकी वजह से वो जल्दी बिकना शुरू हो जाएंगे। जब वो बिक जाएंगे तो हम जो है नए गैजेट्स को जो है वो ले लेंगे। अब उस डिमांड में जो है, जो डिमांड नए गैजेट्स की है, तो उसको भी तो हमारे को अचीव करना है। क्यों? क्योंकि हमारे को ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग बनाएं कि कैसे आप अपने पुराने मटेरियल को निकालें और नए मटेरियल को, नए लेटेस्ट गैजेट्स को जो है तो बनाएं, या नए लेटेस्ट को गैजेट्स को जो है तो आप बेचना शुरू करें, उसको अपने पास लेके आए। अच्छा, लेट अस अप्लाई दीज लर्निंग टू द प्रैक्टिकल सिनेरियो। जैसे कि मतलब ये आपके पास है, तो इसमें आपको क्या करना है? इन्वेंट्री का ऑप्टिमाइजेशन करना है। You review the inventory level of critical material usage in gadget production। आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री लेवल को, क्रिटिकल मटेरियल जो यूज हो रहे हैं इन गैजेट प्रोडक्शन में, आप क्या करेंगे? उसको रिव्यू करेंगे बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल से डाटा, उसके हिस्टोरिकल डाटा को देख के और करंट मार्केट ट्रेंड को देखे, और यू विल एंटिसिपेट
ए स्पाइक इन डिमांड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, और उसमें प्रिवेंट करना है आपको स्टॉक आउट को, और क्या करना है, यू डिसाइड टू इंक्रीज रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर दिस मटेरियल व्हाइल मेंटेनिंग सेफ्टी stock levels to buffer against variability in the lead time or demand. Clear? अच्छा, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि जिस भी मतलब वेंडर से या जिस भी सप्लायर से आपने इस इन प्रॉपर मटेरियल को, इन गैजेट्स को आपने लेना है, तो उससे आप क्या करेंगे, प्रॉपर रिलेशनशिप रखेंगे, उसके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेंगे, उसके साथ एक प्रॉपर स्ट्रेंथ और उसके इंफॉर्मेशंस को जो है वो क्लियरली आप शेयर करेंगे, उसके साथ एक क्लैरिटी रखेंगे जिसकी वजह से जो है उनके बीच में और आपके बीच में एक प्रॉपर क्लियर रिलेशनशिप रहे। लीन मैन्युफैक्चरिंग का जैसे मैंने आपको बताया है पहले, हमारे को क्या करना है, लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे को अकोमोडेट करना है कि प्रोडक्शन का वॉल्यूम विदाउट ओवरबर्डनिंग रिसोर्सेज, और प्रोडक्शन टीम को आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके स्ट्रीमलाइन असेंबली लाइन लेआउट्स और इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम डिलीवरी प्रैक्टिस और ऑटोमेटिंग सर्टेन टास्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द वेस्ट। हमारे को करना क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, वेस्ट को हमारे को रिड्यूस करना। डिमांड की फोरकास्टिंग को करना है, हमारे को देखना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो है वो इन फ्यूचर में लग सकता है थ्रू द टेक्निक्स ऑफ सॉफ्टवेयर बाय refining the demand forecast based on the real-time sales data, customer feedback and market analysis. By continuously monitoring and adjusting these forecasts, you can anticipate challenges in demand more accurately, right? इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट को मैनेज करना है। कॉस्ट की सेविंग्स को हमारे को परचेजिंग को, रिसीविंग को, कंसोलिडेशन, इन्वेंट्री कंसोलिडेशंस को, वैल्यू इंजीनियरिंग को विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ हमारे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, उसके अनुसार जो है हमारे को कॉस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो ये था आज का आपका केस स्टडी ऑफ द मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्लियर? आज के लिए इतना ही।